इस फंड पे, डाइवर्सिफिकेशन है इस फंड में, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स में वो वेन्यूज़ में इन्वेस्ट करते हैं। ओपन एंडेड फंड्स की अगर हम बात करें तो हाईली लिक्विड रहते हैं। ऑल्सो इट्स अ टैक्स बेनिफिट देयर, ऑल्सो सर्टन फंड्स आर लो ट्रांजेक्शनल कॉस्ट एंड देयर इज ए सेफ्टी एंड सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट्स ऑल टुगेदर देयर। इसी के साथ दोस्तों मैं धन्यवाद करना चाहूँगा IEPFA का, एंड थैंक्स ऑन माई साइड। क्रिटिकल है बट वी आर ट्राइंग। ये सब हुआ कैसे? एक फोन आया था राजेश के पास, उसने कहा कि उनकी 1 करोड़ की लॉटरी निकली है और उसके लिए उसने बैंक डिटेल्स मांगी। राजेश ने सारी डिटेल्स दे दी। 1 घंटे के अंदर ही उनके बैंक अकाउंट से सारा पैसा साफ हो गया और वो यहाँ आ गए। हार्ट अटैक आया है। देखा आपने, आपकी जरा सी असावधानी क्या कर सकती है। डिजिटल फ्रॉड करने वालों से सावधान रहें। अपनी बैंक डिटेल्स, अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV, OTP, पिन कभी किसी को ना बताएं। सावधान रहें, समझदार बने। IEPF अथॉरिटी द्वारा जनहित में जारी। हाँ जी सुरेश जी, रिटायरमेंट के बाद जो प्रोविडेंट फंड आएगा उसका क्या करेंगे? कुछ खास प्लान नहीं है, पड़ा रहेगा बैंक में, ब्याज आता रहेगा और क्या। सुरेश जी, बैंक से कितना ब्याज आएगा? एक नई स्कीम बताता हूँ, उसमें पैसे लगा दो, साल भर में दुगने बल्कि चौगुना हो जाएगा। हाँ, बस कुछ नए मेंबर्स बनाने। नहीं सुरेश जी, इन सब फालतू चक्करों में मत पड़िए। कि नए मेंबर बनाना, रातों रात करोड़पति बनाना, ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें। आप लालच में आकर नहीं, समझदारी से निवेश करें। नए मेंबर बनाओ, वर्ल्ड टूर पे जाओ, कमीशन पाओ या उपहार घर ले जाओ। ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें। ऐसी स्कीम्स धोखा हो सकती हैं। IEPF अथॉरिटी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। नमस्ते दोस्तों, आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो है सोशल सिक्योरिटी एंड EPFO। सोशल सिक्योरिटी डिनोट्स कॉम्प्लेक्स ऑफ पब्लिक एंड सेमी पब्लिक इंस्टीट्यूशन टू प्रोटेक्ट ए इंडिविजुअल अगेंस्ट द कॉमन लाइफ रिस्क। हम सभी की लाइफ में कुछ प्लान्ड और कुछ अनप्लान्ड इवेंट्स होते हैं। प्लान्ड इवेंट्स जैसे रिटायरमेंट, मैरिज ऑफ ए सन एंड डॉटर, एजुकेशन ऑफ ए सन एंड डॉटर। अनप्लान्ड इवेंट जैसे एक्सीडेंट, डिसेबिलिटी एवं डेथ। सोशल सिक्योरिटी हमें इन प्लान्ड एवं अनप्लान्ड इवेंट्स को मैनेज करने में हेल्प करता है। भारत में सोशल सिक्योरिटी प्रदान करने वाली 2 बड़ी संस्थाएं हैं। एक है EPFO, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एवं सेकंड है
ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। 4 मार्च 1952 को पार्लियामेंट के दोनों सदनों द्वारा पारित करने एवं राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के उपरांत एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 अस्तित्व में आया। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य भारत में कार्यरत सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था। यह भारत में हर उस संस्थान पे एप्लीकेबल है जिसमें भी 20 या उससे अधिक एम्प्लॉय कार्यरत है। केंद्रीय सरकार ऐसे किसी भी संस्थान को नोटिफाई करके उस पर ये एक्ट लागू कर सकती है जिसमें 20 या उससे कम भी हो। एवं इस एक्ट में हर वो कर्मचारी शामिल होता है जिसकी 15,000 या उससे कम की मासिक वेतन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जो 15,000 से अधिक का वेतन पा रहा है इसका सदस्य नहीं बन सकता। उस पर्सन के लिए जो 15,000 या उससे अधिक का वेतन पा रहा है यह स्कीम ऑप्शनल है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 3 तरह की स्कीम्स ऑफर करता है। पहली स्कीम है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 1952, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम 1976, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995। अब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट एंड मिसलेनियस प्रोविडेंट एक्ट 1952 का मैनेजमेंट कैसे होता है। इसके मैनेजमेंट के लिए एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का गठन होता है, जिस बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का चेयरमैन यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट होते हैं एवं उसमें ट्रस्टीज़ के रूप में एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव, कर्मचारी संघों के रिप्रेजेंटेटिव एवं केंद्र एवं राज्य सरकार के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। जैसा कि पहली स्कीम थी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड 1952। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 1952 जैसा कि नाम से विदित है कर्मचारी भविष्य निधि। ये आपके भविष्य से संबंधित निधि है जिसका आप अपने फ्यूचर में उपयोग करेंगे। इस स्कीम के अंतर्गत एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूशन देते हैं एवं एक फंड बनता है। इससे संबंधित कुछ जो क्वेश्चन हमारे मन मस्तिष्क में आते हैं वो है व्हाट आर द कंट्रीब्यूशंस पेबल बाय द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर इसमें 12% का कंट्रीब्यूशन देते हैं। कैन एन एम्प्लॉय ऑप्ट आउट ऑफ फ्रॉम द स्कीम अंडर EPF एक्ट। जो एम्प्लॉय 15,000 या उससे कम का वेतन पा रहे हैं उन्हें मैंडेटरी है इस स्कीम का पार्ट बनना, और जो एम्प्लॉय 15,000 या उससे अधिक का वेतन पा रहे हैं उनके लिए ये स्कीम ऑप्शनल है। परंतु एक बार मेंबर बन जाने के बाद इस स्कीम से ऑप्ट आउट नहीं किया जा सकता। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इफ एन एम्प्लॉय वाइल ज्वाइनिंग एन एस्टेब्लिशमेंट हैज़ ए बेसिक सैलरी बिलो ₹15,000 and after some period of time his or PF wages increase above ₹15,000. Does she have an option to opt out of his her membership from the provision of the EPF Act? यदि कोई एम्प्लॉय जब वो जॉब में आया और उसकी 15,000 से सैलरी कम थी तब वो उसका मैंडेटरी मेंबर बन गया, लेकिन कुछ समय बाद यदि उस एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से बढ़ जाती है, जस्ट लाइक 20,000 हो जाती है, तो उसके ऊपर ये ऑप्शनल होगा। उसके लिए ये ऑप्ट आउट करना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वो पहले एक बार मेंबर रह चुका है। अगला क्वेश्चन है कैन एन एम्प्लॉयर डिडक्ट द एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स EPF फ्रॉम द वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज। नो, एम्प्लॉयर को अपना कंट्रीब्यूशन देना होता है और एम्प्लॉय को अपना कंट्रीब्यूशन देना होता है। एम्प्लॉयर अपना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के पार्ट से डिडक्ट नहीं कर सकता। यदि ऐसा वो करता है तो इसके लिए जेल एवं पेनल्टीज प्रिस्क्राइब्ड हैं। कैन ए मेंबर पे कंट्रीब्यूशन बियॉन्ड द वेजेस सेलिंग लिमिट। हाँ, एक कर्मचारी अपने वेजेस सेलिंग से अधिक
जो 15,000 है का कंट्रीब्यूशन कर सकता है, वो अधिकतम अपने वेतन के बराबर का कंट्रीब्यूशन उसमें दे सकता है। अगला क्वेश्चन आता है कि जब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन दे दिया है तो उससे एक फंड बन जाता है, उस फंड का मैनेजमेंट कैसे होगा या उस फंड के ऊपर आगे किस तरह से काम किया जाएगा। इसके लिए ईपीएफओ ने प्रेस्क्राइब गाइडलाइंस दी है कि उस फंड को कैसे इन्वेस्ट करना है एवं जो इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट या इनकम आएगी उसे एम्प्लॉय में कैसे बांटा जाना है। जो प्रेस्क्राइब गाइडलाइंस है इन्वेस्टमेंट की, उसमें 5 तरह की कैटेगरीज दी गई हैं। इन 5 तरह की कैटेगरीज में फर्स्ट कैटेगरी आती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आप 45% से 65% तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी एवं गवर्नमेंट एवं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गारंटेड सिक्योरिटी एवं इनसे बना हुआ कोई म्यूचुअल फंड आता है। सेकंड कैटेगरी है डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में आप 20% से लेके 45% तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड, बैंक सिक्योरिटीज़ या इनसे बनी हुई कोई म्यूचुअल फंड आता है। थर्ड कैटेगरी है शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंदर लिक्विड फंड और 1 साल से कम मैच्योरिटी वाली टर्म डिपॉजिट आते हैं। फोर्थ स्कीम है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसके अंदर शेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट, म्यूचुअल फंड्स एवं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आते हैं। फिफ्थ कैटेगरी है एसेट्स बैक ट्रस्ट एंड स्ट्रक्चर एंड मिसलेनियस इन्वेस्टमेंट, जिसमें 5% तक का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, जिसके अंदर कमर्शियल मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटी, यूनिट ऑफ सिक्योरिटी इशूड बाय द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, एसेट्स बैक सिक्योरिटीज आते हैं। इन इन्वेस्टमेंट से जो इनकम प्राप्त होती है उसे मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लास्ट ईयर ईपीएफओ ने 8.1% इंटरेस्ट डिक्लेयर किया, जो मेंबर्स के पीएफ अकाउंट में क्रेडिट किया गया। अब एम्प्लॉय ने भी अपना पोर्शन दे दिया, एम्प्लॉयर ने भी अपना पोर्शन दे दिया है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी क्रेडिट हो गया है। अब इस फंड का कैसे क्या किया जाए? इस फंड को एम्प्लॉय अपनी रिटायरमेंट के समय या विभिन्न कंटीजेंसी के समय निकाल सकता है। रिटायरमेंट की एज के बाद एम्प्लॉय अपना पोर्शन, एम्प्लॉय पोर्शन, एम्प्लॉयर पोर्शन और उस पर जो इंटरेस्ट अर्जित किया गया है उसे विदाउट एनी टैक्स वो अपने साथ ले जा सकता है। लेकिन यदि एम्प्लॉय एम्प्लॉय 5 साल से कम अवधि की सर्विस दे के जाता है तो उस पर जो अमाउंट वो ले जा रहा है उसके ऊपर टीडीएस का प्रोविज़न है, जिसके ऊपर 10% टीडीएस काटने की व्यवस्था है। लेकिन यदि ये अमाउंट 50,000 से कम है तो उस पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। एम्प्लॉय चाहे तो 15G या 15H फॉर्म सबमिट करके टैक्स ना काटने का अनुरोध कर सकता है। एम्प्लॉय पार्शल विड्रॉवल भी इन अकाउंट से कर सकता है। पार्शल विड्रॉवल के लिए विभिन्न नियम इस प्रकार हैं। वो फ्लैट परचेज करने के लिए इस अकाउंट से अमाउंट निकाल सकता है। इसके अंतर्गत एम्प्लॉय के लिए मिनिमम सर्विस 5 साल प्रेस्क्राइब्ड है। उसे कम से कम 5 साल इस स्कीम का मेंबर होना चाहिए। अगर वो 5 साल से इस स्कीम का मेंबर है तब वो अपने मकान के लिए अपने पीएफ वेजेस का मल्टीप्लाई ऑफ 36 के बराबर या मकान की लागत या उसके अकाउंट एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों में जो भी मिनिमम हो
वो उस अकाउंट से निकाल सकता है। वो अपने मकान की रिनोवेशन के लिए भी इस अकाउंट से पैसा निकाल सकता है। रिनोवेशन के लिए मिनिमम जो मकान है उसकी 5 साल कंस्ट्रक्शन को हो गए हों। ऐसी स्थिति